तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा आपको और वीडियो क्लियर है नहीं? तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और ये आपका जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री में भी है बेटा आपका। तो आज हम कवर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हमने इससे पीछे क्या पढ़ रखा था, तो पीछे हम क्या कर रखा था, ये सब हमने कवर कर रखा है। ठीक है, तो मैटर हमने कल कवर किया था। मैटर में केमिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन हमने कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है? तो यहाँ पर लिखा है, आप देखें, द सिग्निफिकेंट फिगर इज एनी नंबर आर ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। आर डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट इन अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने कोई नंबर लिया बेटा, जैसे हमने नंबर लिया 60.239, इस तरीके से हमने कोई नंबर लिया। तो बेटा ये तो हम जो नंबर है इसमें ये सारी डिजिट्स तो क्या है, इसमें सारी डिजिट्स तो क्या होंगी, एक सर्टेन डिजिट्स होंगी जिनका कोई मतलब होगा। और ये जो डिजिट है लास्ट वाली, ये क्या है, डाउटफुल डिजिट है। इसको हम बोलेंगे डाउटफुल डिजिट, यानी हम बोलेंगे इसको क्या, अनसर्टेन डिजिट्स। अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी अनसर्टेन डिजिट्स। ओके, तो जैसे अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 60.23 एंड ये बेटा 5 बड़ा नंबर है 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 7, जिसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस लास्ट वाली डिजिट का। तो वही हमने लिखा है, एक नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर और यहां पर क्या है, ऑल आर सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट। एक उसमें क्या रहेगी, डाउटफुल डिजिट होगी। ठीक है, चाहे तो हम क्लास वाली नंबर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखे, द नंबर ऑफ 13.64। जैसे मैंने यहां पर नंबर लिया है, जो लिया है 13.64। तो आपसे बच्चों यहां पूछेगा कि यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, आपसे काउंट पूछेगा कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देयर आर बेटा, एक ये है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, एक ये है और एक ये है और एक ये है, कितनी हो गई, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस नंबर में जो हमारे पास है वो क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है सिग्निफिकेंट, आउट ऑफ them 1 3 and 6 are certain while 4 has some uncertain। तो यहाँ पर फोर नंबर जो है वो क्या है, अनसर्टेन है। जो लास्ट वाला नंबर वो मान लिया हमने, क्या मान लिया, डाउटफुल डिजिट मान लिया। ठीक है, अगर काउंट करना चाहें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएंगे। तो एक नंबर होता है और जिसमें सारी सर्टेन डिजिट होती हैं, लेकिन जो लास्ट वाला नंबर होता है वो क्या होता है, डाउटफुल डिजिट होती है। नेक्स्ट वन, मोर द सिग्निफिकेंट मोर द एक्यूरेट मेजरमेंट। जितनी ज्यादा, जैसे मैंने कहा किसी की मैंने लेंथ नापी तो उसकी निकली मान लो 13.64, है ना, और एक से मैंने नापी, जो किसी स्केल से नापी उसकी हमने लेंथ मानी 13.645, है ना, 9। तो बेटा इसमें दोनों में से कौन एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, कौन एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है, तो वो दे सकता है ये। यानी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू जो दे सकता है, सबसे बढ़िया एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर से, आपकी बी वाले से, बी वाले नंबर से हमें जल्दी मिलेगी। तो ये बी नंबर है और ये कौन सा है, ए नंबर। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, देखें इसमें कितनी है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारी कितनी है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास 6। तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, उतना ही सटीक रिजल्ट हमें मिलेगा। तो देखेंगे वही हमने लिखा है, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर द एक्यूरेट मेजरमेंट। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के, तो रूल्स फॉर काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर देखें, तो ऑल नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरोस होंगे वो डिजिट्स इन अ नंबर आर कॉल आर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो देखिए अगर आप जितने भी नॉन जीरो, जैसे 4 3.3 है, तो यहां पर आपसे पूछे तो ऑल नॉन जीरो है, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 4.3 है तो कितनी है, 1 2 3, ऑल नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई बेटा, 3। तो पहला रूल है, all non-zero digits are count in a significant figures। नेक्स्ट वन बेटा यहां पर देखें, तो हमारा सेकंड नंबर आया 5.243,
तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर भी हमारे पास कितने हैं, सभी नॉन जीरो हैं, और ये चारों काउंट होंगे किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर कितनी हो रही है, यहाँ पर बेटा हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हो रही है कितनी, 4। कितनी हो रही है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर 4। ऐसी जो हमने नीचे नंबर लिखा है 41.124, तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर हो गई हमारी कितनी, 5। ओके, तो समझ में आएगा जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या होंगी, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगी बच्चों। तो रूल नंबर 1 था जो हमने पढ़ा। रूल नंबर 2, द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, है ना। तो बेटा ध्यान रखें, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है, तो इससे लिखा है 6.01, तो बेटा ये देखो नंबर आ रहा है, जीरो आ रहा है बीच में, किन के बीच में, नॉन जीरो के बीच में, तो ये किस में काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो फिगर हो गई वो कितनी हो गई, 3। ऐसी एक नंबर हमने और लिया है 6.001, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, आपकी 4। ऐसी मैं अगर कोई नंबर लूं 30001, तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 5। यानी जो जीरोस हैं अगर नॉन जीरो के बीच में आ रही हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो काउंट होंगी किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। ओके बच्चों, तो ये था रूल नंबर 2 कि भैया अगर किसी नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 3। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, 2 रूल्स हमारे हो चुके हैं। हमने एक पढ़ा था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट, और जीरोस अगर नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें, ऑल जीरोस प्लेस्ड टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। भाई अगर कहीं पर भी अगर इधर साइड कहीं है हमारे पास नॉन जीरो के बाद में जीरो है, राइट साइड में जीरो लिखो है, तो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो वही लिखा है 11.0 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 11.000 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, एंड 11.000 ये इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। लेकिन बेटा ये एक बात ध्यान रखें, यहां पर मैंने नोट डाल के लिखा है, यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक नोट डाल के लिखा है, तो ध्यान रखना है बेटा, यहां पर हमने लिखा था अभी 11.0 में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो रही है, 3। कितनी हो रही है बेटा, 3। लेकिन अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो ये देखें बेटा, ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल काउंट नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा। यहां पर है 6000, तो बेटा यहां पर अगर हमने देखा 000, ये मैंने 4 जीरो लगा रखे आफ्टर, तो बेटा यहां पर तो काउंट हो रहा है जीरो काउंट सिग्निफिकेंट फिगर में, बट ये जीरोस काउंट नहीं हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर में। यहां पर अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो इसका मतलब लिखेंगे 1, और यहां पर अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे, ओनली 1। क्या लिखेंगे, 1। और यहां पर जो थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है 55.00, तो ये भी इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें और इसमें ध्यान रखें, अगर पॉइंट लगा है तभी काउंट होंगे आगे वाले जीरो, वरना ये काउंट नहीं होंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि काउंट होंगे या नहीं होंगे, तो ध्यान रखना है दे आर कौन से काउंट होंगे और कौन से काउंट नहीं होंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बेटा मैं क्या करूंगा, आपको बाद में दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, 3 रूल हम पढ़ चुके हैं। देखो, ऑल नॉन जीरोस आर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा, जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर काउंट सिग्निफिकेंट फिगर। जीरोस एट राइट साइड, है ना, एंड नॉन जीरो आर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। बट अगर रूल नंबर 4 पढ़े तो ऑल जीरो रिटन टू लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड लिखे हैं नॉन जीरो के तो आर नॉट काउंट इन अ सिग्निफिकेंट फिगर। आप देखें जो लेफ्ट साइड लिखे हैं तो बेटा ये काउंट नहीं होंगे, ये काउंट नहीं होंगे। तो यहां पर लिखा है 0.00123, तो देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर देखें 0.0564, तो यहां पर भी कितनी है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 5। तो यानी अगर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ओके बच्चों, समझ में आया होगा मेरे होप सो कि इसको ये बड़ी अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगी और कितनी तरीके से नहीं होंगी। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं कह रहा था आपको आगे समझाऊंगा। एक्सपोनेंशियल आर नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मेरे पास ये एवोगाद्रो नंबर और ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, लेकिन यहां पर देखें तो बेटा यहां पर देखें कि यहां पर ये जो काउंट है, ये वाली जो एक्सपोनेंशियल है ये काउंट नहीं होगी
किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर, ये काउंट नहीं होगी। तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 6.022 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर ये एक्सपोनेंशियल है तो ये काउंट नहीं होगा। ऐसे ही हम जब देख रहे थे तो 6 पॉइंट, ये जो मैंने आपको लिखा था पीछे कि यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी? 1, जो मैंने कहा था आपसे आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो 6 इंटू 10 दी पावर हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट को उठा के कहां ला सकते हैं? यहां पर। तो ये क्या लिख सकते हैं? 10 दी पावर हम कितना लिख सकते हैं? राइट साइड। देखें पॉइंट किस साइड आ रहा है हमारे? लेफ्ट साइड, तो पावर किसमें आएगी? पॉजिटिव। तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल तो काउंट होगा नहीं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बची? आपकी 1। इसलिए मैंने लिखा था यहां पर केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर कब काउंट होगी, ये आपको ध्यान हो गया कितनी सिग्निफिकेंट। तो हमने यहां पर कितने रूल्स पढ़े? 5 रूल्स। ऑल नॉन जीरोस, तो पहला मैं रूल्स तो दिखाना चाहूंगा आपको फिर से। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। ओके। दूसरा, अगर जीरोस नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होंगे? कैलकुलेट काउंट होंगे। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा कि भाई अगर नॉन जीरो के बाद जीरो है, राइट साइड है, तो वो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। और यहां पर हमने नोट डाल के भी लिखा है भाई कि यहां पर कौन सा काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये नोट डाल के भी लिखा है। रूल नंबर 4 कि भैया हमने ये लिखा है कि जीरो से अगर नॉन जीरो से अगर पहले जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो आपको कोई नंबर दिया जाएगा, क्वेश्चन बोला जाएगा कि भैया ये बताइए एवोगाड्रो नंबर में कितनी, जब आपको एवोगाड्रो नंबर मालूम होगा तब आप बता देंगे कि कितने होंगे कल उसमें सिग्निफिकेंट। तो नंबर कोई नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा बेटा और उसमें पूछा जाएगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर। ओके बच्चों, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप लगाएंगे। आपको जो नोट्स होंगे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप लगाएंगे। मैं पीडीएफ जल्दी से ही अपलोड करूंगा इसकी, जो नोट्स की है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कुछ हम इसमें पढ़ेंगे बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर आपको 11th क्लास में ये समझना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या चीज? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल्स का कॉम्बिनेशन तो हो रहा। तो हुआ क्या बेटा, जैसे हमने देखा कि भाई कि H2 और O2 आपस में मिल रहे हैं और H2O बना रहे हैं भाई। तो ये कैसे कंबाइन हुए, ये कंबाइन किस तरीके से हो रहे हैं, ये किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, क्या हो रहा है इनके साथ? तो इसको समझाने के लिए बेटा 5 लॉज आए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गैल-यूसिक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम्स। तो याद रखें बेटा इनको समझाने के लिए। तो यहां पर लिखा है इन सिंस 17th सेंचुरी द साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू स्टेबलाइज। मतलब साइंटिस्ट जो थे वो स्टेबलाइज करना चाह रहे थे कि ये वही ये जो केमिकल्स हैं वो किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, क्या क्या इनके बीच में हो रहा है, क्यों कंबाइन हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, किस तरीके से हो रहे हैं, मास बाय मास हो रहे हैं, बाय क्या हो रहा है, तो इसको समझाने में लगे। तो दे केम आउट 5 डिफरेंट लॉज। तो 5 लॉज निकले बेटा, कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो मेन 5 लॉज थे वो उनको उठाए गए, बताया गया उनके बारे में। तो पहला लॉ था बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड फोर्थ लॉ था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एंड फिफ्थ लॉ है बेटा गैल-यूसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, तो एक एक करके इस लॉ को हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये लॉज आए थे कि किस तरीके से ये केमिकल्स कंबाइन हो रहे हैं, इसको समझाने के लिए। तो ये आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहली बात बेटा ये जो लॉ था तो ये किसने दिया? दिस लॉ इज गिवन बाय एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। लेवोसियर साहब ने ये दिया था, ठीक है, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला गया। तो पहला लॉ दिया एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ऑल फिजिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। कहने का मतलब ये क्या है बेटा, आपने एक रिएक्शन देखी होगी तो रिएक्शन के इस साइड होता है रिएक्टेंट और इस साइड होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जितने होंगे उनका मास देखें और प्रोडक्ट जो होंगे उनका मास देखें। तो मास ऑफ रिएक्टेंट भाई एंड मास ऑफ क्या? प्रोडक्ट।
जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका मास यानी टोटल सम कर देंगे, उनका मास क्या होगा, इक्वल होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड टाइप में आ रहा है ना। तो यहां पर देखें, तो यहां पर लिखा है, देखो मैंने एस सल्फर एस और Fe लिया हुआ है, Fe लिया हुआ है और सल्फर लिया हुआ है और बना दिया भैया हीट करके FeS। तो देखें सल्फर का मास होता है 32 ग्राम और आयरन का मास होता है 56 ग्राम, और ये जो जब मिले तो इनका मास कितना आया, जब मिले तो Fe का देखें, तो अगर मैं 32 और प्लस 56 कर दूं तो ये कितना आएगा 88 ग्राम, और यहां पर मास ऑफ प्रोडक्ट भी क्या है बेटा 88 ग्राम, यानी ये केमिकल रिएक्शन हुई, ये दोनों कंबाइन हुए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो दोनों का मास क्या है भाई बराबर है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है बराबर। तो ये था बहुत सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मेरी हिसाब से आपको समझ में आया होगा, बड़ी आसानी से आपने इसको समझा होगा। ओके नेक्स्ट वन, तो समझ में आया किसने दिया ये, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। ठीक है, जैसे एक और देते थे हम एग्जांपल, जैसे हमने लिखा बेटा C प्लस O2, ठीक है, और ये क्या बन गया CO2। तो भाई यहां पर देखें कार्बन एक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 है तो 2 इंटू 16, इनको हमने प्लस किया, और यहां पर कार्बन कितना है 1, ठीक है, 1 कार्बन है, ठीक है। तो मैं यहां पर पूरा आपको क्लियरली दिखाता हूं किस तरीके से हम तब उसको करें, ठीक है। तो देखें मेरे पास है कार्बन, मेरे पास है ऑक्सीजन, और ये बना CO2। अब यहां पर बेटा 1 कार्बन, देखें यहां पर मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये क्या है मेरे पास रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है प्रोडक्ट है मेरे पास, क्या है प्रोडक्ट। अब देखें तो मास ऑफ रिएक्टेंट निकालें, तो 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, और यहां पर देखें 1, यहां पर भी कितना है आप देखो 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन CO2 में आप देखें, तो यहां पर क्या हुआ, कार्बन कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो यहां पर देखो, इधर देखो 1 कार्बन तो 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, 16 हो गया। तो ये देखो, तो ये हो गया बेटा 12 और प्लस 32, और यहां पर भी ये किसका है बेटा रिएक्टेंट का, तो ये आ गया कितना 44 ग्राम, और इधर भी कितना आ रहा है रिएक्टेंट साइड 12 और प्लस कितना आपका 32, तो ये भी कितना आया 44। तो मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आया, इक्वल आया नहीं आया आपका। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आपने ये सीखा मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल, ठीक है, एनी फिजिकल चेंज एंड एनी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वन बेटा, इस पे एक न्यूमेरिकल है, तो यहां पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए ना। तो व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का आपका क्या पूछा गया वेट पूछा, ठीक है, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करेंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl ये हमसे पूछा, तो कंपोज्ड बाय 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा जो जो दे रखा है वो देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और ये दे रखा है आपको 4.9 ग्राम। इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड, तो बेटा ये देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ठीक है सल्फाइड, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो ये हुआ हमारे पास कितना हो गया, तो ये दे रखा है NaHSO4, और ये इसका दे रखा है कितना, कितना दे रखा है 6 ग्राम। नेक्स्ट वन देखें, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड कितना दे रखा है बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड दे रखा है 1.825 ग्राम, आर प्रोड्यूस इन सेम रिएक्शन। तो बेटा रिएक्शन देख लो पहले क्या होगी, तो यहां पर लिखा है इसने भाई NaCl जब H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं कंपोज्ड बाय 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, तब हमारा क्या बनना है NaHSO4 एंड HCl बनना है भैया, ये तो हुआ कंपोज हुआ। NaCl का मास आपको कैलकुलेट करना है, H2SO4 का दिया है 4.9 ग्राम, NaHSO4 का दिया है हमको 6 ग्राम, और HCl का दे रखा है कितना 1.8 ग्राम, ये दे रखा। तो आप निकाल लेंगे बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से निकालेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा ही होगा। तो यहां पर देखें, यहां पर मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, तो यहां पर देखें
तो देखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो NaCl है यहां पर हमारे पास, और प्लस क्या रिएक्टेंट साइड H2SO4, और यहां देखें NaHS4 है, एंड नेक्स्ट वन क्या है HCl। इसका मास आपको कैलकुलेट करना है तो इसको x मान लिया। H2SO4 का कितना दे रखा है 4.9 ग्राम, NaHS4 का कितना दे रखा है 6 ग्राम, और HCl का कितना दे रखा है, HCl का दे रखा है बेटा कितना 1.825 ग्राम। तो आप क्या लिखेंगे भाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा बेटा 7.825, और ये आप प्लस कर दो 4.9 ग्राम, तो आ जाएगा x का यानी NaCl का, तो ये आ जाएगा, देखो आप ऐड कर लो उसको, तो 4.9 है। तो बेटा देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है, तो कितना आ रहा है 7.825 प्लस 4.9, ठीक है, ये आप तो कर ले 5 2 और 9 और 8 कितना हो गया 17 और 1 कैरी, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, तो ये आ गया बेटा कितना आपका 12.725 ग्राम, ये आ गया। तो मास ऑफ NaCl कितना हो गया बेटा, तो मास ऑफ NaCl हो गया 12 पॉइंट वही कितना 725 ग्राम, ये मास हो गया भाई। तो आसानी से आपको समझ में आया होगा, ठीक है, मास ऑफ NaCl पूछ रखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाया, बड़ी आसानी से आ गया। अगर नहीं आया तो बेटा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपके ऐप पे आ जाएगी, तो आप उसको रिवाइंड करके देख लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये दे रखा है बेटा हमारे पास, तो यहां पर देखो क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखें। When 4.2 gram of sodium bicarbonate is added to a solution of hydrochloric, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ भाई। तो यहां पर कह रखा है सोडियम कार्बोनेट और प्लस किससे कह रखा है सोडियम when 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो रुक जाइए बेटा, यहाँ पर दे रखा है बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ पर दे रखा है आपका क्या NaHCO, तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं हो गया होगा, अभी देखता हूं मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक HCl, तब आपका क्या बनेगा, तो बेटा ये आपका बनना है हाइड्रोक्लोरिक वेटेड 10 ग्राम। अभी वो देखेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ सोडियम, क्या लिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा हमारा क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है भाई, इज रिलीज इनटू अ एटमॉस्फेयर, वही लिखा है मैंने, जब सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ किया हुआ है तो हमारा क्या CO2 रिड्यूस हो रही है, मतलब रिलीज हो रही है, द रेसिड्यू बिहाइंड, तो इसके अलावा जो बचता है वो रेसिड्यू है इसके लिए, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, एक मिनट रखें, मेरा जो मार्कर है वो थोड़ा शायद इधर काम नहीं कर रहा है, तो ये आ गया आपका क्या रेसिड्यू, तो क्या बनेगा आपको मालूम होगा, क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl, और क्या बनेगा H2O, तो देखिए बैलेंस है, तो बेटा बैलेंस है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये इक्वेशन थोड़ा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले रखा है, तो यहाँ पर क्या रखा है, अब देखें, द रेसिड्यू बिहाइंड इज फाउंड टू बी वेटेड 12 ग्राम, तो बेटा CO2 का जो मास देखें, फिर अब देखें फिर से रिएक्शन को देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट कितना दे रखा है 4.2 ग्राम, HCl कितना दे रखा है 10 ग्राम भाई, और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो CO2 रिलीज होती है, तो CO2 कितनी दे रखी है 2.2 ग्राम, और जो रेसिड्यू है इसके अलावा जो बचा हुआ है वो कितना है 12 ग्राम भैया। तो ये कह रहा है कि दिस ऑब्जर्वेशन इज आर अरेंज्ड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कहने का मतलब है कि ये प्रूव करिए कि ये लॉ, ये जो है, ये जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ प्रोडक्ट है, इक्वल है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए।
तो बेटा ये जो चीज है वो है रेसिड्यू। यहां पर समझने वाली बात ये क्या है, रेसिड्यू, ये बात ध्यान रखें। तो पहले तो मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लो भाई। तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या, 4.2 और 10 को जोड़ दो तो कितना आ गया, 14.2 ग्राम। और भाई इसको भी जोड़ लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, तो ये भी कितना आ गया 12.2 और 12, तो आ गया 14.2 ग्राम। तो भैया दोनों का मास बराबर आ रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करने होंगे बेटा बड़ी ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ पे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये है, अब आ गया हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और किसने दिया था, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, ठीक है। क्या कहा था भाई मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या था, बराबर था, ठीक है, एनी केमिकल चेंज और एनी फिजिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। तो यहां पर इसका कहने का मतलब क्या है भाई, पहले तो ये समझ। तो ये जो लॉ दिया था, ये लॉ दिया था, दिस लॉ गिवन बाय केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था इन 1794 में। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन्होंने ये कहा था भाई देखो कहीं से भी, पहले मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, देखो बेटा अगर मुझे यहां पर CO2 मिल रही है, 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 तो कहने का मतलब CO2 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा बाय मास, ठीक है, हर जगह CO2 मिल रही है, इसके सोर्स अलग अलग है, यहाँ मिल रही है कैल्शियम कार्बोनेट से, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करके बन रही है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को मिक्स करके CO2 बन रही है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके हमें CO2 मिल रही है, मिल तो सब जगह CO2 रही है। तो इन्होंने कहा कोई भी सोर्स हो, अगर हमें जो कंपाउंड मिल रहा है उसका जो रेशियो होगा बाय मास वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे कहीं से भी CO2 मिले, अगर प्योर CO2 मिल रही है तो उनका जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा बाय मास वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा बेटा, क्या रहेगा, फिक्स। तो देखो पहले मैं बाय मास रेशियो निकालू, तो इन्होंने कहा अगर प्योर CO2 है तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन मेरे पास कितने बेटा, 2। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 12 और रेशियो कर दिया 32, तो उसको हमने कट किया तो रेशियो आया 3:8। तो बेटा यही रेशियो रहेगा अगर आपको कहीं सोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी आपको CO2 मिले, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से मिला, फिर कार्बन और ऑक्सीजन से हमने रिएक्ट करा के CO2 मिला, कहीं से भी मिले CO2, उसका रेशियो अगर प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका रेशियो हमेशा रहेगा 3:8। तो वही यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। मतलब हमेशा क्या होंगे, अगर प्योर एलिमेंट है यानी प्योर कंपाउंड है तो उसमें सेम एलिमेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पर CO2 मिली तो कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ CO2 मिली तो कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है ही भाई, टुगेदर इन अ कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट क्या रहेंगे, ए फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। मतलब कहीं से भी हमें CO2 मिले उसका जो बाय मास रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:8, और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ द कंपाउंड, कहीं से भी मिले, सोर्स कुछ भी हो, लेकिन उसका रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहां पर बेटा एक हमारे पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर। तो बेटा जैसा जैसा बोल रखा है वैसा वैसा आप यहां पर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या दे रखा है बेटा, कॉपर जो कॉपर है उसका क्या है, हीट करा है तो कितना है 12.6 ग्राम। वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर विद किसके साथ, HNO3 and subsequent ignition was 2.70 ग्राम in another experiment। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, बड़ी ध्यान से करना है, ठीक है, यहां पर बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। तो अभी देखेंगे यहां पर क्या करना है, एक मिनट।
क्वेश्चन को पहले बड़े ध्यान से समझें किस तरीके से करना होगा इसको। एक मिनट रुक जाइए, ये सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया? देखिए, तो यहां पर दे रखा है वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर। मेटेलिक कॉपर को क्या हीट किया गया विद HNO3, HNO की 3 के साथ, एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2.70 ग्राम। ठीक है, तो बेटा याद रखो बहुत ध्यान से, जो कॉपर है मेरे पास वो है 2.16 ग्राम, इसको हीट किया गया। ठीक है, हीट किया गया किसके साथ? HNO की 3 के साथ। इसको किसके साथ हीट किया गया? HNO की 3 के साथ। तब मुझे मिलता है कॉपर ऑक्साइड, और वो कितना मिला? कॉपर ऑक्साइड जो मिला वो मिला 2.70 ग्राम। ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब देखें, ये हुआ हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वन यहां पर कह रखा है इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिड्यूस यील्ड 0.92 ग्राम। तो बेटा सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें बेटा आपको दे रखा है कॉपर ऑक्साइड जो दे रखा है वो दे रखा है 1.15 ग्राम। ठीक है, 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्ड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 0.92 ग्राम क्या दे रखा है? कॉपर। शो दैट रिजल्ट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यहां पर हमें बेटा कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, कितने मतलब कितने परसेंटेज है। तो कैसे निकालेंगे भाई? बड़ी आसानी से हम इसको निकालेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले बेटा अगर हमें मास वो निकालना है, रेशियो निकालना है, तो एक फॉर्मूला आता है मास परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज बाई मास निकालना, तो बेटा होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इनटू क्या होता है? 100। अगर मुझे ऑक्सीजन का निकालना होगा तो ऑक्सीजन का मास रखूंगा और टोटल मास रखूंगा किसका? सॉल्यूशन का, और इनटू सॉरी ये 100 लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या लेंगे? 100। तो मुझे इसका सॉरी सॉरी ये एक मिनट इरेजर लेता हूं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये है। अब देखें क्या करना है। तो भैया पहले तो मुझे निकालना है, सबसे पहले मुझे ये निकालना है यहाँ पर क्या आपका निकालना है कॉपर का और ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो यहाँ पर देखें, तो पहले ऑक्सीजन का मास तो निकालना है यहाँ पर फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट। तो मास ऑफ ऑक्सीजन 2.70 माइनस 2.16, तो कितना आएगा बेटा? ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं रफ इसको। ओफ, इधर देखें थोड़ा सा इसको रफ करता हूं। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट अभी बाद में सॉल्व करेंगे, फिर से देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। ये रफ कर चले। तो देखो मास ऑफ कॉपर, यानी मास ऑफ कॉपर दे रखा है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ये दे रखा है। तो मास ऑफ बेटा परसेंटेज निकालना है हमें किसका? ऑक्सीजन और कॉपर का। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा? मास ऑफ ऑक्सीजन 2.70 माइनस 2.16। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? लगभग आएगा हमारे पास 10 में से ये 4 और ये आ गया आपका 6 में से ये 5, तो 0.45 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे किसका निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है किसका? ऑक्सीजन का। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालूंगा बेटा? फॉर्मूला मैंने लिख सका है, तो उसी का मास लगाऊंगा 0.54, और मास ऑफ सोल्यूशन तो क्या लगाऊंगा? 2.70। तो यहां से और इनटू क्या? 100। तो आप यहां से परसेंटेज निकाल लेंगे।
तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो देखें, एक बार मैं मोबाइल से इसका कैलकुलेशन करके देखता हूं कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे तो यहां पर आएगा लगभग आपका कितना 0.54 इंटू 100 कर दिया मैंने, इजिकल टू डिवाइड कर दिया किससे 2.70, सॉरी 2.70 से, ठीक है। तो आ रहा है बेटा ये 20%। कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा आपका 20%। तो बेटा ये 20% आ रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कितना आ जाएगा, तो मास परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा बेटा, आप चाहे डायरेक्ट निकाल लें चाहे फॉर्मूला लगा दें। मास ऑफ कॉपर, सॉरी कॉपर का कितना आ जाएगा 100 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 80%। ये आया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 20 एंड 80%। तो बेटा बड़े ध्यान से देखेंगे, ये आया पहले वाले में। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे बेटा। तो वहां पर आपको दे रखा है कॉपर ऑक्साइड कितना दे रखा है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट बेटा ये रफ कर दूं मैं, आया समझ में बड़े ध्यान से। तो वहां पर भी परसेंटेज कितना आना चाहिए, ऑक्सीजन का कितना आना चाहिए 20, और वहां पर कॉपर का कितना आना चाहिए 80%। अगर दोनों का परसेंट एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है वो आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, आपको बता रहा है। ओके, तो ध्यान रखेंगे किस तरीके से करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड भी कर रहा हूं, तो याद रखें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 20 और 80% आया। देखें नेक्स्ट वन मैं करता हूं इसको इरेज। अब देखें तो कॉपर ऑक्साइड दे रखा है बेटा यहां पर, मास ऑफ सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखेंगे अभी, तो मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दे रखा है 1.15 ग्राम। और बेटा यहां पर कॉपर कितना दे रखा है, तो मास ऑफ कॉपर दे रखा है बेटा आपको कितना, मास ऑफ यील्ड ऑफ कॉपर दे रखा है 0.92 ग्राम, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन तो कितना आ जाएगा 1.15 माइनस 0.92, तो देखें कितना आ रहा है। तो यहां पर आ जाएगा आपका, इसको माइनस कर लें तो ये देखें 15 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। यहां पर हमने एक कैरी लिया, 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, तो ये बच रहा है हमारे पास इतना 2, तो 0.23। अब निकाल लो मास परसेंटेज किसका निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में किसका मास रखेंगे ऊपर 2.23 यानी ऑक्सीजन का, ऑफ 1.15 और इनटू क्या 100। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये 20% आएगा। और मास ऑफ किसका, कॉपर का कितना आएगा बेटा, तो मास ऑफ जो कॉपर, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मास ऑफ किसका, कॉपर का, तो वो आएगा बेटा आपका 100 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 80%। तो दोनों का, उसमें भी 80 और 20 आया था, इसमें भी 80 और 20 आया। तो बेटा आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए और ये किया है कुछ लॉ ऑफ, बाकी जो 3 लॉज हैं बेटा वो हम कब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखें ये लॉज थे हमारे पास, 2 लॉज हम कवर कर चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हम नेक्स्ट जो करेंगे कवर 3 लॉज वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा थैंक यू, अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, यस बेटा सुभाष, एक मिनट रुक जाइए।